हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमें पता है हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द टू कैशे मेमोरी राइट पॉलिसीज आर। ये कैशे के अंदर कुछ इसकी पॉलिसीज होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है राइट बैक और दूसरी होती है साथ में राइट थ्रू। ठीक है, ये कि हमारी कैशे मेमोरी की क्या है, कुछ पॉलिसीज हैं। ठीक है, तो कैश अभी क्वेश्चन आया था कि कैश मेमोरी है वो कहाँ पे लाई करती है ना। तो कैश मेमोरी किन किन के बीच में होती है? हमारी सीपीयू और हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, इन दोनों के बीच में क्या करती है? लाई। ठीक है, इस जगह पे क्या होती है? हमारी कैशे मेमोरी है ना। इसके अलावा कैशे के और क्वेश्चन आते हैं कि टाइप्स या फिर कैशे के लेवल कितने होते हैं? L1, L2 एंड L3, ये टाइप्स ऑफ या फिर इसके बोल लो लेवल होती है हमारी कैशे मेमोरी के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो स्टोर होता है रोम में, पी रोम में या फिर ईपी रोम में? ठीक है, ये क्या है? हमारी रोम की फैमिलीज हैं। तो इन्होंने बोला है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो रोम के अंदर बेसिकली स्टोर होता है ना। तो कौन सा प्रोग्राम होता है? ना ही तो वो यूटिलिटी होता है, ना ही वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ना ही तो वो बूट सेक्टर होता है। तो वो क्या होता है? वो हमारा फर्मवेयर होते हैं। ठीक है, होते हैं ना कि फर्मवेयर एक्चुअल में कहाँ पे स्टोर किए होते हैं। ठीक है, फर्मवेयर एक्चुअल में एक ऐसा कोड होता है जिसके अंदर हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी स्टार्टिंग की इंस्ट्रक्शन बड़ी होती है ना फर्मवेयर के अंदर। तो फर्मवेयर एक्चुअल में कहाँ पे राइट किया गया होता है? हमारे रोम के अंदर। ठीक है, और इसको कौन राइट करता है? हमारे जो मैन्युफैक्चरर। ठीक है, जैसे एंड्रॉयड फोन का जो मैन्युफैक्चरर होगा, ठीक है, जिस कंपनी ने उस मतलब फोन को बनाया होगा, उसने क्या किया होगा? रोम में ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी इंस्ट्रक्शन डाली होंगी, है ना। किसी और थर्ड पर्सन ने, जैसे हमारा नोकिया ने बनाया होगा, तो नोकिया ने अपनी इंस्ट्रक्शन रोम में अलग लोकेशन पे डाली होंगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो फर्मवेयर में एक्चुअल में क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जो स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन होती है वो पड़ी होती है उसमें। फिर नेक्स्ट आ गया था फिल इन द ब्लैंक कीज ऑन अ क्वार्टी कीबोर्ड। कि जो हमारा क्वार्टी कीबोर्ड होता है, इसमें ऐसी कौन सी कीज होती है जिनके ऊपर स्मॉल बम्प्स होता है? ठीक है, जब हम टाइपिंग करते हैं बेसिकली, तो टाइपिंग के टाइम पे क्या होता है? हमारे पास जो हमारा एफ और जे, ठीक है, जो हमारे होम रो के अंदर प्रेजेंट होते हैं एफ और जे, यहाँ पे क्या होता है? एक स्मॉल बम्प होता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि हम अभी एफ और जे के ऊपर हैं, मतलब हमारी फिंगर्स का है एफ और जे के ऊपर। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्शन आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया रेड, RAID टेक्नोलॉजी कंबाइंस मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव। ठीक है, यहाँ पे ये करता है, कंबाइन करता है मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव को टू अचीव अ स्पीड। जिसके अलावा हम क्या करते हैं? स्पीड को अचीव करते हैं और रिटर्डेंसी को क्या करते हैं? बेसिकली अचीव करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली वो पूछा है, इसको रेड की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पे कि एक्चुअल में रेड की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो रेड की फुल फॉर्म होती है हमारी रिटर्डेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, है ना। तो यहाँ पे क्या हमारा ऑप्शन में फर्स्ट है, वही हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी। हाईएस्ट कैपेसिटी पूछा है, इनमें से किसकी सबसे ज्यादा होगी? है ना, तो हमारी ब्लू रे डिस्क होती है, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो हमारी सबसे ज्यादा होती है ना। क्योंकि जैसे हम कई बार देखते हैं कि जो हमारी मूवीज वगैरह होती हैं, मूवीज एक्चुअल में कहाँ पे डाली होती है? हमारी ब्लू रे डिस्क के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये हमें स्टोरेज ज्यादा प्रोवाइड करती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर डिस्क। फिर नेक्स्ट आ गया, विच कंपोनेंट ऑफ लेजर प्रिंटर। अब यहाँ पे बोला है लेजर प्रिंटर, ठीक है, मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। उसमें बोला है कि ऐसा लेजर प्रिंटर में ऐसा कौन सा चीज है बेसिकली, ठीक है, जो क्या करता है? टोनर के पार्टिकल्स को क्या करता है? मेल्ट करता है ना। जिसके अलावा हम क्या, वो क्या करता है फिर बाद में उसको पेज के ऊपर इंप्रेशन देता है एक तरह का। ठीक है, जैसे यहाँ इसमें लिखा है फर्स्ट ऑप्शन ड्रम, इमेजिंग यूनिट, थर्ड लिखा है मिरर और फोर्थ लिखा है फ्यूजर। ठीक है, मिरर क्या करता है? उस चीज को क्लैरिफाई करता है, मतलब किसी इमेज को ज्यादा क्लियर करके देता है ना। तो मिरर तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इमेजिंग यूनिट यहाँ पे काम नहीं करता है, ना ही तो वो ड्रम। ठीक है, वो रोटेटिंग की बात तो की नहीं है यहाँ पे, तो ड्रम तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जो हमारा फ्यूजर होता है, ये ऐसा पार्टिकल मतलब ऐसा ये ऐसा मतलब एक फ्यूजर क्या करता है? जो हमारे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? मेल्ट करता है, ताकि उसकी हेल्प से हम बाद में जो हमारा पेज होता है उसके ऊपर हम क्या कर सके? एक मतलब इंप्रेशन दे सके अपने पेज के ऊपर। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूजेस फ्लैश मेमोरी। है ना, जब भी फ्लैश मेमोरी की बात आएगी तो अपने माइंड में रखना कि कोई ऐसी मेमोरी जो किसी सर्किट की हेल्प से बनी होती है ना। तो सर्किट से हेल्प से कौन सी बनी होती है? हमारी सॉलिड स्टेट डिस्क। ठीक है, इसको हम बोलते हैं SSD, है ना। और ये तभी फास्टेस्ट है क्योंकि ये सर्किट के ऊपर काम करती है, ना कि रोटेशन मूवमेंट के ऊपर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ। ये किसका फंडामेंटल पार्ट है? ठीक है, ALU किसका पार्ट है? हमारा CPU के अंदर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इन
अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू चेंज द प्रायोरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सिस्टम हमें क्या करता है, एक ऑप्शन देता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटीज को चेंज कर सकते हैं। किसकी प्रायोरिटी को, यहाँ पे बोले बूटिंग की, है ना, बूटिंग की प्रायोरिटीज को हम चेंज कर सकते हैं। तो कहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं हम, ये हम चेंज करते हैं बायोस की सेटिंग्स में, है ना, बायोस की सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कई सिस्टम में जैसे हम ऑन करते हैं, अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं, तो कई जो शॉर्टकट की F2 यूज़ करते हैं, और कई जो सिस्टम है वो F8 का शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं ताकि वो बायो सेटिंग्स के अंदर जा सके। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट यूजेज मल्टीपल ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स टू ट्रांसफर मोर डाटा एट द सेम टाइम। है ना, यहाँ पे बोला है कि ऐसी कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो मल्टीपल ट्रांसमीटर्स को यूज़ करती है और रिसीवर्स को यूज़ करती है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि मान लो कि ऐसा दो चीज़ें आ गई, अब इनमें क्या लगेंगी, मल्टीपल ट्रांसमिशन और रिसीवर लगेंगे, कि एक साइड से मल्टीपल बंदा डाटा सेंड कर रहा है और दूसरी साइड पे मल्टीपल डाटा उसको रिसीव कर रहे हैं, है ना। तो उस टेक्नोलॉजी का नाम पूछा है, उसको WEP नहीं बोलते हैं, SSID भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं MIMO। ठीक है, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल लाइज बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि जो हमारी फिजिकल और नेटवर्क लेयर होती है, इसके बीच में कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो फिजिकल और नेटवर्क के बीच में कौन सी होती है, हमारी डाटा लिंक लेयर। ठीक है, DLL। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, विच लेयर इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। है ना, राउटिंग के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, ये पूछा है यहाँ पे। तो राउटर कहाँ पे यूज करते हैं, सबसे पहले राउटिंग का मतलब क्या है कि राउटिंग होगी कि जो शॉर्टेस्ट पाथ देगी किसी सोर्स से लेके डेस्टिनेशन के बीच में। ठीक है, मान लो कोई एक पर्सन X है, इस पर्सन को Y को कुछ पैकेट भेजना है ना, तो उसके पास मान लो 3-4 रास्ते हैं भेजने के लिए। ठीक है, तो एक तो रास्ता ये आ गया कि वो ऊपर से जाए, फिर यहाँ पे जाए, फिर यहाँ पे जंप करे, फिर एक ने तो यहाँ से जाए, फिर इसके पास जाए, और फिर फाइनली यहाँ पे जंप करे। तो इसके लिए सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, ये सेंटर वाला, कि ये सिंपली यहाँ पे जंप करे और इसके बाद फर्दर ये इसके ऊपर जंप करवा दे, है ना। तो अब राउटर ये काम करता है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट पाथ होता है किसी चीज़ पे जाने के लिए, वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है, हमारे नेटवर्क लेयर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, अ वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रेपोजिटरी। है ना, अब एक वेब बेस्ड क्या है, इंफॉर्मेशन रेपोजिटरी। ठीक है, अब रेपोजिटरी क्या होती है, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कंबाइन करके रखी होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक बुक, है ना, बुक के अंदर काफ़ी सारी क्या होता है, कंटेंट होता है, हमें प्रेजेंट होता है। फिर लिखा है दैट इज कोलैबोरेटली एडिटेड। ठीक है, उसको क्या कहता है, कोलैबोरेटली एडिट कर सकते हैं उसको बेसिकली हम, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल वो पूछा है, तो उसको ना ही तो हम वेब एप्लीकेशन बोलेंगे, ना ही तो पोर्टल बोलेंगे, ना ही तो ब्लॉग बोलेंगे। ठीक है, ब्लॉग क्या होता है, जो अगर सिंगल पर्सन क्या करता है, उसको एडिट करता है, उसको मॉडिफाई करता है, अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है, तब हम उसको बोलेंगे ब्लॉग। पर यहाँ पे लिखा है कोलैबोरेटली। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा बंदे क्या करते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा विकी बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रिजर्व फॉर अनलाइसेंस यूजर। ठीक है, अनलाइसेंस यूजर के लिए कौन सी जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो रिजर्व होती है। ठीक है, तो इसके लिए ब्लूटूथ नहीं होती है, ठीक है, ISP नहीं होती है, ना तो वाईफाई होती है, इसका होता है हमारा ISM। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया, अ कंप्यूटर कैन कंप्यूट ऑल पैकेट्स बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर अ शेयर ट्रांसमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंप्यूटर क्या करता है, कैप्चर कर लेगा सारे के सारे पैकेट्स को जो ट्रांसमिट हो रहे हैं किसी शेयर ट्रांसमिशन मीडियम की हेल्प से, है ना। तो उसके लिए हमें कौन सी सेटिंग, ठीक है, को बेसिकली इनेबल करना है, वो पूछा है। एक्टिव नहीं होगा इसमें, ना ही तो सेफ होगा। ठीक है, सेफ तब होता है कि मुझे क्या करना है, सिर्फ अपने जो पैकेट है उनको रिजर्व करके रहना है, तब हम यूज करते हैं सेफ मोड का। ठीक है, पर इसने क्या बोला है कि इसको क्या करना है, कैप्चर करने हैं सारे के सारे पैकेट्स जो किसी शेयर ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर मतलब भेजे जा रहे हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं प्रोमिशियस मोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IPv4 एड्रेस। ठीक है, अब IPv4 में क्या होता है हमारे पास, 32 बिट का होता है ना। 32 बिट मतलब 8 बिट के, उसको हम क्या कहते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर एक 8 बिट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग में उसको ऑक्टेट बोलते हैं, तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, उसको बाइट बोलते हैं, पर नेटवर्किंग में हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं बेसिकली। तो अब हर एक ऑक्टेट की रेंज कितनी होती है, मतलब 2⁸8 कर लो तो कितना आता है, 256, है ना। पर हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, हमेशा जीरो से, तो जीरो से लेके 255 के आगे उसकी फाइनल रेंज होगी हर एक ऑक्टेट की,
है ना। तो अब सिंपली हमें चेक करना है कि कोई कोई ऐसा नंबर है जो 255 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये इसकी रेंज में है, ये भी इसकी रेंज में है, ये भी इसकी रेंज में है, पर जो ये फाइनल नंबर है ये जा रहा है 270 तक, है ना। तो इसकी रेंज में नहीं है, तो ये क्या हमारा इनवैलिड क्या है, आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाय, ठीक है, इसको रिजर्व करके रखा है हमारे IANA ने, ठीक है, प्राइवेट यूज के लिए। तो कौन सा ऐसा आईपी एड्रेस है जिसको रिजर्व कर रखा है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 192.168 से लेकर 192.168 से 255.255, ठीक है। उसका जो फाइनल उसकी जो रेंज है 255 से लेकर 255, इसको क्या करके रखा है, रिजर्व करके रखा है, ताकि इसको प्राइवेट के काम के लिए यूज कर सकें। फिर नेक्स्ट लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। सॉरी, ऑप्टिकल फाइबर की रेंज, सॉरी ऑप्टिकल फाइबर की कौन कौन से टाइप्स होते हैं पूछे यहाँ पे। तो ये 2 टाइप्स की होती है, एक आती है हमारी सिंगल, ठीक है, सिंगल मोड, और दूसरी आती है हमारी मल्टी मोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WEP, ठीक है, वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, इसकी क्या पूछिए, फुल फॉर्म पूछिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा काम नहीं है, ठीक है। ये प्रोसेसेस को भी मैनेज करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन भी देता है और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है हमें, हमारी मेमोरी को भी मैनेज करता है, पर ये वर्ड प्रोसेसिंग का काम नहीं करता है ना। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है, हमारे पास अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, जैसे हमारा MS वर्ड हो गया, ठीक है, वर्ड पैड हो गया, तो ये सारे सारे हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इनके साथ डील नहीं करता है, तो वो डील करते हैं हमारे वर्ड सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मे नॉट काउज द स्टारवेशन, ठीक है। अब एक्चुअल में स्टारवेशन होता क्या है, स्टारवेशन होता है कि मान लो कोई एक प्रोसेसेस हैं, ठीक है, P1 P2, अब इनको क्या चाहिए, कुछ रिसोर्स चाहिए, मान लो कोई हार्डवेयर चाहिए काम करने के लिए, है ना। पर क्या करता है, P1 ने क्या करके इसको रिजर्व करके रखा है ताकि मैं पहले अपना काम कर लूँ, और P2 क्या कर रहा है, इसके लिए वेट करे जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, स्टारवेशन की प्रॉब्लम, ठीक है, कि P2 कंटिन्यूसली वेट करे जा रहा है हार्डवेयर के लिए, और उसको मिल नहीं रहा है वो, है ना। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी CPU की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है कभी भी, है ना। तो किस में नहीं आती है, ठीक है, शॉर्टेस्ट जो इसमें यहाँ पे इसमें नहीं, मतलब बेसिकली इसमें आती है, ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम इसमें भी आती है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इसमें भी आती है, और जो हमारा राउंड रॉबिन एक्चुअल में, ठीक है, राउंड रॉबिन में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। राउंड रॉबिन में क्यों नहीं आती है, वो बोलता है चाहे तुम्हारी प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है या फिर लो है, तब भी मैं क्या करूंगा, मैं दूंगा सभी को क्या, टाइम क्वांटम, ठीक है। टाइम क्वांटम का यहाँ पे कंसेप्ट यूज करता है। एक्चुअल में टाइम क्वांटम होता क्या है, जैसे मान लो कि एक प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2 है ना। अब मैं क्या करूंगा, इनको मैंने टाइम क्वांटम दे दिया 2, मान लो इसको चाहिए 10 मिनट चलने के लिए, इसको चाहिए 8 मिनट अपना काम खत्म करने के लिए, है ना। तो हर, अब मान लो पहले P1 आ गया, तो P1 को अपना 2 मिनट मिलेंगे, उसके बाद P1 को मैं डाल दूंगा होल्ड पे, ठीक है। तो P1 का बाकी का काम बच गया 8, फिर नेक्स्ट बारी किसकी आएगी, P2 की। मतलब ऐसे करूंगा, हर एक जो टाइम होगा ना, टाइम को मैं करूंगा इक्वली डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, कि 2 सेकंड मतलब 2 मिनट के अंदर तेरा काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले बंदे की बारी आएगी काम करने की, ठीक है। ऐसे करके मैं करूंगा, इनका काम को डिवाइड कर दूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनको कभी भी स्टारवेशन की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ फिल इन द ब्लैंक्स इज द मेमोरी एरिया दैट स्टोर्स द डाटा व्हाइल इट बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है। ऐसी कौन सी मेमोरी एरिया है जो डाटा को स्टोर करता है जब मैं क्या करता हूँ, उसको ट्रांसफर करता हूँ बिटवीन 2 डिवाइसेस, ठीक है। मान लो एक डिवाइस है या डिवाइस बी है, अब इनके बीच में मैं डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन या कुछ भी। तो यहाँ पे बोला कि ऐसी कौन सी मेमोरी एरिया जो क्या करता है, उस डाटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जब ट्रांसमिशन चल रही होगी तो वो किस तरह का डाटा होगा, टेम्परेरी डाटा होगा, है ना। तो टेम्परेरी डाटा कहाँ पे स्टोर करते हैं हम, बफर के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर वर्जन ऑफ, यहाँ पे बोला कि इनमें से कौन सा वर्जन नहीं है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो विंडो विस्टा भी होता है हमारे पास, विंडो XE भी होता है, सॉरी विंडो ME भी होता है हमारे पास, विंडो XP भी होता है हमारे पास, पर विंडो X ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, इन विंडोज 10 हाउ कैन वन स्नीक अ पीक एट द डेस्कटॉप विदाउट क्लोजिंग और मिनिमाइजिंग ऑल द ओपन विंडोज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मान लो ये मेरी विंडोज आ गई, है ना। विंडोज के अंदर मैंने एक एप्लीकेशन खोल लिया, दूसरी खोल लिया, तीसरी खोल लिया, चौथी खोल लिया। अब मुझे क्या करना है, इनको स्नीक एंड पीक नहीं करना है, मतलब यहाँ पे इसी एक टाइटल बार को सिलेक्ट करके इनको शेक नहीं करना है, मुझे इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन चाहिए ताकि ये एक ही बार में क्या आ जाए, टास्क बार के ऊपर आ जाए सारे के सारे,
ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टास्क बार पे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जाके क्लिक करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। इस जगह पे जाके हम क्या करेंगे, टास्क बार पे जाके क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्लोज हो जाएंगे या फिर मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे ऑप्शन में बी, बाय मूविंग द माउस कर्सर एट द एंड ऑफ द टास्क बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज द शॉर्ट मेथड फॉर मिनिमाइज ऑल अदर विंडोज, ठीक है। अब वही क्वेश्चन आ गया कि अभी मुझे क्या करना है, मान लो ये मेरी विंडोज आ गई है ना, अब मुझे क्या करना है, जो मैंने बड़ी सारी एप्लीकेशन ओपन करके रखी है, पर मैं चाहता हूँ जो मेरी ये करंट वाली एप्लीकेशन है, मान लो ये वाली एप्लीकेशन है, ये मेरी ओपन रहे और बाकी सारी क्लोज हो जाए, है ना। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो टाइटल बार है इसको पकड़ना, होल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको होल्ड करके रखूंगा और मैं इसको क्या करूंगा, शेक करूंगा यहाँ से करके, तो बाकी जितने भी इसके बैकग्राउंड में चल रहे होंगे वो सारे सारे कहाँ चले जाएंगे, टास्क बार के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी, बाय ग्रैबिंग द विंडोज टाइटल बार यूजिंग द माउस एंड शेक इट। फिर नेक्स्ट आ गया, इन विंडोज 10 फिलिंग द ब्लैंक्स द प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू नोटिफिकेशन टॉगल बैटरी सेवर मोड कॉमा चूज अ नेटवर्क एंड एक्सेस टैबलेट मोड, ठीक है। एक्चुअल में बोला कि विंडोज 10 में ये सारे के सारे हमें कहाँ पे मिलते हैं जाके, ठीक है। तो ये हमें मिलते हैं एक्शन सेंटर के ऊपर। एक्शन सेंटर कहाँ होता है, हमारे राइट हैंड साइड पे, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरी विंडोज ओपन हुई तो मेरे राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे इस जगह पे एक्शन सेंटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स द सिचुएशन व्हेन अ कंप्यूटर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी इनपुट, ठीक है। अब क्या है वो सिचुएशन बताओ जब मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ कंप्यूटर का, पर वो क्या कर रहा है, मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ना। तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, हमारा सिस्टम क्या हो गया, हैंग हो गया है। फिर नेक्स्ट आ गया, अ फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ सिचुएशन दैट अराइजेज व्हेन टू थ्रेड्स एक्सेस अ शेयर्ड वेरिएबल, ठीक है। अब हो क्या रहा है, मान लो एक P1 और P2 आ गया मेरे पास थ्रेड, अभी ये कर रहे हैं एक वेरिएबल को एक्सेस, वेरिएबल क्या एक लोकेशन होती है ना, इस लोकेशन को क्या कर रहे हैं, वो एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक टाइम पे उसको एक्सेस कर रहे हैं एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अब इस लोकेशन की जो फाइनल, मान लो इस लोकेशन में P1 ने डालना था 10 और P2 ने डालना था 20, ठीक है। P2 ने डालना था 20, तो यहाँ पे बोला है कि इनकी जो फाइनल वैल्यू होगी वेरिएबल की, मतलब वेरिएबल एक्चुअल में हम मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं, द फाइनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। उनके ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा। मान लो पहला P1 चल रहा है, P1 ने क्या किया, इसके अंदर 10 डाल दिया, उसके बाद P2 की बारी है, P2 ने इसको क्या कर दिया, 20 डाल दिया, ठीक है। पर जब P1 क्या बोलेगा कि मुझे इसको स्क्रीन पे प्रिंट करना है, पर P1 ने स्टोर कितना किया था, 10 स्टोर किया था, पर P1 की वैल्यू आउटपुट में क्या आएगी, 20, क्योंकि P1 की वैल्यू अपडेट कर दी किसने, P2 ने। ये क्यों दिक्कत आई, ये दिक्कत आई रेस कंडीशन की वजह से, क्योंकि दोनों भाग दौड़ में लगे हैं कि भाई मुझे इसको एक्सेस करना है, मुझे इसको एक्सेस करना है ना। तो इस कंडीशन को पूछा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिचुएशन को, इसको बोलते हैं रेस कंडीशन, कि दोनों के बीच में क्या लगी है, भागा दौड़ लगी है, ठीक है। जो पहले पहुंच गया उसके बिहाफ पे क्या होगा, आउटपुट आ जाएगी, सिंपल वो फंडा है इसमें। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज। एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज है, उसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, .apk, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। AXC किसके लिए होता है, हमारा एग्जीक्यूशन के लिए, DLL किसका होता है, हमारा डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी के लिए। नेक्स्ट आ गया, रेड हैट इज एन एग्जांपल ऑफ, रेड हैट क्या है, एक तरह का हमारा लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द लिनक्स कमांड टू डिलीट अ फाइल। अब मुझे क्या करना है, फाइल को डिलीट करना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड होती है, इरेज नहीं होती है, ठीक है। किल प्रोसेसेस को किल करता है तो ये कैंसिल होगी, DEL कमांड होती नहीं है इसमें, तो इसमें आती है हमारी RM कमांड, ठीक है, रिमूव कमांड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आ गया, ए या फिर एन फिलिंग द ब्लैंक्स रीड्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, ठीक है। एक स्टेटमेंट को रीड करता है एक टाइम में, उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, बेसिकली है ना, मशीन कोड में उसको कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट इट, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है एंड देन गोज टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब क्या, मान लो मेरे पास काफी सारी स्टेटमेंट पड़ी है, तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो फर्स्ट टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन लेगा, मेरे ये इंस्ट्रक्शन उठाएगा, इसको कन्वर्ट करेगा 0101 की फॉर्म में, फिर बाद में इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा ताकि ये अपना काम खत्म करे, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जंप करेगा, है ना। तो ये काम करता है हमारा इंटरप्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, which uses mnemonics for machine instruction and names for CPU register and memory locations, है ना। यहाँ बोला है कि mnemonics का जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज एक्चुअल में यूज करती है, ठीक है। मशीन इसको यूज नहीं करती है, हाई लेवल इसको यूज नहीं करती है, 4th जनरेशन लैंग्वेज को यूज नहीं करती है, इसको यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, mnemonics को। जैसे हमारा ऐड आ गया, ठीक है, एडिशन के लिए ऐड आ गया, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई के लिए MUL आ गया, मल आ गया, ठीक है। तो ये हमारी कुछ mnemonics होते हैं जिनको हम यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड बाय
गाइडो वेन रसम, ठीक है। इसके द्वारा मतलब ये बंदा है, इसने कौन सी एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी है, इन्वेंट की है ना। तो इसने हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है वो उसको इन्वेंट किया है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आजकल के टाइम पे यूज़ होती है पाइथन, उसको इसने इन्वेंट किया है। फिर नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूजेज द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। क्लासेस का कंसेप्ट कौन यूज करते हैं, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंट, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन में बी, करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास व्हाट डज द फ्लो चार्ट, ठीक है। अब यहाँ बोला है कि हमारे पास एक फ्लो चार्ट दे रखा है कि हमारा ऐसे प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ पे इनमें से क्या आंसर आएगा करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने आंसर की में इसको क्रॉस कर रखा है। क्रॉस क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे एम नहीं आना था, यहाँ पे आना था एन, ठीक है। एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये स्टेटमेंट थी। तो जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे इसने बोला है मैंने ले ली एन की वैल्यू कितनी, मान लो मैं ले लेता हूँ एन की वैल्यू 3, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे एक्स की वैल्यू एन आ गया और यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया एक्स, ठीक है। एक्स क्या एक लोकेशन आ गई, मान लो एक लोकेशन आ गई एक्स, इसके अंदर कितनी वैल्यू पड़ी है, 1 पड़ी है। उसके बाद इसने बोला है एन इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली मेरी एन की वैल्यू 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जंप करेगा, इस साइड पे जंप करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे इस तरफ जंप करेगा तो ये करेगा एक्स के अंदर क्या डालेगा, जो मेरी ये लोकेशन है इसके अंदर क्या डालेगा, एक्स की करंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा मैं एन की वैल्यू के साथ, ठीक है। तो एन की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 3, तो 3 1 का 3, तो एक्स की नई वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 होगी। फिर फर्दर वो कहाँ जाएगा, कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए नीचे। अब उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखी है एन इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 3, तो इसमें से मुझे क्या करना है 3 माइनस 1 करना है। तो एन की नई वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 2, है ना। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 3 से डायरेक्टली बोल सकते हैं हम एन की वैल्यू होगी हमारी 2, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फिर से वो कंडीशन होगी 2 इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली 2 हमारा क्या है 3 से बड़ा है। तो एक्स की वैल्यू में फिर से हम क्या करेंगे, जो एक्स की करंटली वैल्यू है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एन की वैल्यू के साथ, एन की वैल्यू कितनी है करंटली 2, ठीक है। तो एक्स की नई वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो यहाँ पे 3 से कट होकर ये एक्स में कितनी नई वैल्यू चली जाएगी 6, ठीक है। और एन की वैल्यू क्या होगी, फिर से डिक्रीमेंट हो जाएगी, 2 से कितनी हो जाएगी 1। फिर फाइनली ये क्या करेगा 1 इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। उसके बाद जैसे फॉल्स होगी कंडीशन, तो ये वहां जाएगा अगली स्टेटमेंट के ऊपर, यहाँ पे प्रिंट एक्स के ऊपर। तो प्रिंट एक्स मतलब एक्स लोकेशन के अंदर अभी करंटली कितनी वैल्यू पड़ी हमारे पास 6 वैल्यू पड़ी है, तो हमें आउटपुट स्क्रीन में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बोलने का मतलब है ये जो हमने अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया ये किसका प्रोग्राम था, ठीक है। ये फैबनी की सीरीज का प्रोग्राम था। क्योंकि फैबनी की काम कैसे करती है 1 1, ठीक है, फिर 2, फिर यहाँ पे प्लस चलता है, ठीक है। 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 2 आ गया हमारे पास 5, ऐसे करके वो आगे चलती है। तो यहाँ पे ये तो नहीं आएगा फैबनी की सीरीज, ठीक है। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर तो वैसे भी नहीं निकला है, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ एल नेचुरल नंबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जनरेट मल्टीपल टेबल, ठीक है, यहाँ पे टेबल्स भी जनरेट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं फैक्टोरियल निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। कंप्यूट द फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 3 था, 3 फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं हम 3 × 2 × 1, ठीक है। तो 3 2 का 6, तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे, जो हमारी लोकेशन के अंदर ये डाटा पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारे ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास हाउ विल यू क्रिएट द परफेक्ट सर्कल। अब मुझे क्या करना है, हम हमारे पावर पॉइंट के अंदर हमें एक टूल मिलता है ओवल करके, ऐसा करके टूल मिलता है। अब मुझे ये ओवल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए एग्जैक्ट सर्कल चाहिए, है ना। तो मुझे सर्कल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो पूछा यहाँ पे। बाय होल्डिंग द अल्ट की तो वैसे भी होल्ड नहीं करते, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे अल्ट की बात की है। अब बात आ गई दो चीज़ों की, हम शिफ्ट यूज करते हैं या कंट्रोल यूज करते हैं, ठीक है। अब याद रखना जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं ना किसी और ऑब्जेक्ट में, तब हम यूज करते हैं शिफ्ट की का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा, और यहाँ पे कंट्रोल की का हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमेशन इन एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कौन सी एनिमेशन की टाइप नहीं है पूछा है, ठीक है। एम्फेसाइज होती है, मोशन पाथ होता है, एंट्रेंस होता है, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर आएगा रोटेशन, ठीक है। रोटेशन कोई भी एनिमेशन नहीं होती है, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।